नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। प्रदेश में जल्द 1330 नर्सिंग अधिकारी और 927 अतिथि शिक्षकों की होगी भर्ती। उत्तराखंड के नौजवान करेंगे बिजली का व्यापार। परिवहन कारोबारी बोले उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं। शीतकालीन सत्र जल्दी खत्म कर नाकामी छिपा रही है सरकार। यशपाल आर्य। देहरादून कोषागार लेखाकारों को एडीएल के रूप में दी गई रकम की होगी वापसी। गौ प्रबंधन को रोजगार से जोड़ेंगी बहुगुणा। डिग्री कॉलेजों में रोजगार की पढ़ाई और वर्चुअल क्लास भी। नैनीताल कृषि मंत्री बोले सर्वे रिपोर्ट का फिर से किया जाएगा आंकलन। परिवहन निगम के 41 परिचालकों का होगा प्रमोशन। गौला में खनन खुलाल, गेट के भीतर नहीं गया कोई भी वाहन। लोक निर्माण विभाग और वन विभाग की कांगची खींचतान में फंसी है हैराखान रोड। फुटबॉल में हल्द्वानी और रानीखेत का दबदबा। हल्द्वानी गौरा शक्ति ऐप में कराया रजिस्ट्रेशन। डीडीए हल्द्वानी जिले में 600 भवन ध्वस्त करने की तैयारी। कुमाऊं विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की मांग पर विश्वविद्यालय में तालाबंदी। रुद्रपुर ड्यूटी में लापरवाही पर 5 दरोगा लाइन हाजिर। रानीखेत के दैना गांव में आदमखोर गुलदार ढेर। पिथौरागढ़ भारतीय व्यापारियों ने झूला पुल में जड़े ताले। देहरादून प्रदेश में जल्द 1330 नर्सिंग अधिकारियों और 927 अतिथि शिक्षकों की होगी भर्ती। नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती वरिष्ठ के आधार पर होगी। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने बताया कि 1300 और अतिथि शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि राज्य के अस्पतालों में 2700 के करीब नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती होनी है। इसमें से 1330 स्वास्थ्य विभाग से चिकित्सा शिक्षा विभाग के हैं। ये भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर होनी थी, लेकिन बाद में इसे वरिष्ठ के आधार पर करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए प्रस्ताव विधायी विभाग को भेजा गया है। विधायी विभाग ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब जल्द ही इन पदों में वरिष्ठ के आधार पर भरने के आदेश कर दिए जाएंगे। उधर शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने बताया कि सरकार से शिक्षा विभाग को 929 नए अतिथि शिक्षकों की भर्ती के आदेश दे दिए गए हैं। बाकी 1300 और पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति पर भी सरकार विचार कर रही है। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने बताया कि प्रदेश के इंटर कॉलेजों में यह भर्ती में केवल विज्ञान और अंग्रेजी विषय में ही की जाएगी। देहरादून सरकार छोटी नदियों, गाड़, गधेरों में बिजली प्रोजेक्ट लगाने के लिए पॉलिसी तैयार कर रही है। ऐसी परियोजनाओं को लगाने के लिए स्थानीय युवाओं और लोगों को कई तरह की छूट देने की तैयारी है। सीएम के निर्देश पर स्मॉल हाइड्रो पावर पॉलिसी तैयार की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि पॉलिसी को जल्द कैबिनेट में रखा जाएगा। हालांकि राज्य में और 2015 में भी मिनी हाइड्रो पॉलिसी लाई गई थी, लेकिन इसके तहत 2 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट लगाए जा सकते थे। अधिकतम 25 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट का ही विकल्प रखा गया था। इस योजना का प्रचार प्रसार न होने के कारण लोगों ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। जब सरकार इस योजना पर नए सिरे से काम कर रही है, हिमाचल प्रदेश की पॉलिसी का अध्ययन किया जा रहा है। योजना का मकसद युवाओं और ग्राम सभाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। छोटे हाइड्रो पावर प्लांट लगाने से युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार तो मिलेगा ही, गांव की बिजली आपूर्ति मजबूत होगी। इससे बिजली का इस्तेमाल ग्राम स्तर पर ही होगा। राज्य में ऑटोमेटिक फिटनेस सिस्टम और 10 वर्ष पुराने डीजल चालित ऑटो विक्रम की संचालन में रोक के खिलाफ परिवहन कारोबारियों ने सोमवार को प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। कारोबारियों ने परिवहन विभाग को मनमाने फैसले लेने और थोपने का आरोप लगाया। परिवहन कारोबारियों ने चेतावनी दी कि सरकार ने जल्द उचित कार्रवाई नहीं की तो उग्र आंदोलन करेंगे। प्रदेश में देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, विकासनगर समेत कई जगहों पैदल मार्च करते हुए कारोबारियों ने परिवहन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किए। दून में परिवहन व्यवसाय से जुड़े ऑटो विक्रम और सिटी बस संचालकों ने लैंड डाउन चौक पर प्रदर्शन किया। इस दौरान ऑटो विक्रम महासंघ के अध्यक्ष महंत विनय सारस्वत ने 29 नवंबर को विधानसभा घेराव के समय सरकार से उचित कार्रवाई का भरोसा दिया था, पर अब तक उचित कार्रवाई होती नहीं दिख रही। प्रदेश में छोटे तिपहिया वाहनों से हजारों लोग रोजगार से जुड़े हैं। सरकार तिपहिया वाहनों को सड़कों से हटाना चाहती है, इसे सफल नहीं होने दिया जाएगा। सरकार ने कोषागारों के लेखाकारों से एरियर के रूप में पूर्व में दी गई राशि वसूली के आदेश दिए हैं। राज्य भर में 450 से ज्यादा लेखाकार और पेंशनर इस कार्रवाई के दायरे में आएंगे। अपर सचिव गंगा प्रसाद ने आदेश दिए हैं। दिसंबर 2016 में वित्त विभाग के आदेश पर लेखाकार संवर्ग के कर्मचारियों को एरियर मिला था। दरअसल सहायक लेखाकार का सीधी भर्ती का 2800 ग्रेड पे का पद है। पिछले साल 3 साल की संतोषजनक सेवा के बाद कुल पदों के 80 कार्मिकों को इस लेखाकार का वेतन मिलता था। इस आदेश पर उन्हें बैकडोर से एरियर का भी लाभ दे दिया गया। इससे इस संवर्ग के कर्मचारी रिटायरमेंट के दौरान 66 ग्रेड पे तक पाने लगे थे। कोषागारों को लेखाकारों के तर्ज पर ऑडिट निदेशालय और विभागीय लेखा परीक्षा के लेखाकारों ने भी एसीपी का लाभ
मागा वित्त ने उनकी मांग ठुकराते हुए लाभ देने से इनकार कर दिया। वित्त ने 6 वर्ष पुराने जियो का परीक्षण कराने के बाद इसे निरस्त ही कर दिया। वित्त के अफसरों का कहना है कि गलत निर्धारण की वजह से कर्मचारियों को एरियर का लाभ मिल गया है। विदित है कि तब लेखाकार को 3 लाख से 5 लाख रुपए तक एरियर के रूप में मिले थे। वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट कहा कि लेखाकार को ईसीबी की मौजूदा व्यवस्था के क्रमशः ईसीबी का लाभ ग्रेड वेतन 4200, 4800 और 54 तक ही अनुमान्य होगा। इस समूह के किसी भी कर्मचारी को 6600 ग्रेड वेतन देने का लाभ नहीं दिया जाएगा। निर्देशक कोषागार को भेजे गए आदेश से पूर्व में यह लाभ ले चुके लेखाकारों से एरियर की राशि वसूलने के आदेश दिए गए हैं। कर्मियों के अगले माह के वेतन और पेंशन से भी यह राशि काटनी शुरू हो जाएगी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि सदन परिचालन नियमावली और परंपराओं के अनुसार नहीं चलाएगा। इसके चलते विधायक सदन में ज्वलंत मुद्दे नहीं उठा पाए। आर्य ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सरकार ने सत्र को जल्दी खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि सदन में प्रश्नों से बचना दर्शाता है कि सरकार के पास 8 महीने के कार्यकाल में गिनाने लायक कोई उपलब्धि नहीं है। यशपाल आर्य ने सोमवार को हल्द्वानी में पत्रकार वार्ता में कहा कि कांग्रेस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि सदन में आक्रामक नहीं दिखी, जबकि कांग्रेस ने सदन में जनता से जुड़े हर मुद्दे को उठाने का प्रयास किया। कांग्रेस के विधायकों ने 619 प्रश्न लगाए थे। राज्य की ध्वस्त कानून व्यवस्था को लेकर सवाल किए गए। भाजपा सरकार को दिखाई नहीं दिया। उनकी नज़रों में सदन में हंगामा करना, व्यवधान उत्पन्न करना ही आक्रामकता है। गृह विभाग के आंकड़ों का हवाला देते हुए आर्य ने बताया कि राज्य में बीते 8 माह में 269 महिलाओं का अपहरण, 139 महिलाओं की हत्या, 554 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हुई है। इसके तहत रंगदारी, चोरी, डकैती जैसे अपराध भी हुए हैं। शीत सत्र में कानून व्यवस्था पर 3 घंटे तक चर्चा हुई। विपक्षी विधायकों ने तमाम सवाल उठाए, मगर संसदीय कार्य मंत्री पुलिस की पीठ थपथपाने में लगे रहे। पत्रकार वार्ता के दौरान विधायक सुमित हृदय, जिलाध्यक्ष नैनीताल राहुल छिमवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष सतीश नैनवाल, प्रदेश महासचिव महेश शर्मा आदि मौजूद रहे। गौवंश संरक्षण के लिए प्रयासरत संस्थाओं को सम्मानित करते हुए उन्हें अनुदान दिया गया। पशुधन भवन सभागार में सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में पशुधन मंत्री और उत्तराखंड पशु कल्याण बोर्ड के पदेन अध्यक्ष सौरभ बहुगुणा ने 39 गौसदनों को 10.48 करोड़ रुपए के अनुदान के चेक सौंपे। इस मौके में बहुगुणा ने कहा कि निराश्रित गौवंश की सुरक्षा और आश्रय के लिए सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में गौवंश भरण पोषण मद में अनुदान राशि को 6 गुना बढ़ा दिया है। निराश्रित गोधन प्रबंधन को रोजगार से जोड़े जाने के लिए ग्रामीण गौ सेवक योजना भी शुरू की जा रही है। गौवंश की रक्षा के लिए पंचायती राज विभाग के स्तर से ग्रामीण क्षेत्रों में 25-25 ग्रामों के समूह के माध्यम से गौशाला शरणालय की स्थापना की जानी है। पशु पालकों को राहत देने के लिए कुछ अहम कदम उठाए गए हैं। सहकारी समितियों से जुड़े 55,000 किसान परिवारों को 75% अनुदान पर साइलेज और 50% अनुदान पर भूसा मुहैया कराया जा रहा है। इस दौरान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र अर्थवाल, पशुपालन निदेशक डॉक्टर प्रेम कुमार, अपर निदेशक डॉक्टर लोकेश कुमार, डॉक्टर अशोक कुमार, संयुक्त निदेशक डॉक्टर DC गुरानी, डॉक्टर नीरज सिंगल, डॉक्टर शरद भंडारी, डॉक्टर राकेश नेगी, डॉक्टर रमेश नितवाल, डॉक्टर उर्वशी, डॉक्टर अर्शिदा खानम आदि मौजूद रहे। उत्तराखंड के सरकारी डिग्री कॉलेजों के छात्रों को शैक्षिक और कौशल विकास के ज़्यादा बेहतर अवसर मिल सके, सरकार अहमदाबाद उद्यमिता विकास संस्थान, अमृता विश्वविद्यालय केरल और एडुनेट IBM से हाथ मिलाने जा रही है। मंगलवार को उच्च शिक्षा विभाग तीनों संस्थानों के साथ MOU करेगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के अनुसार 7 और 8 दिसंबर को उच्च शिक्षा क्षेत्र में अधिक बेहतर प्रयासों के लिए चिंतन शिविर का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें राज्य स्तरीय NAC प्रत्यायन कार्यशाला भी होगी, जिसमें राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों को NAC की मान्यता दिलाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। बेमौसमी बारिश से किसानों की फसलों को हुए नुकसान का कम आंकलन का मामला कृषि मंत्री तक पहुंच गया। नैनीताल विधायक सरिता आर्य ने सोमवार को इस मामले में कृषि मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात कर नुकसान के सर्वे रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए इसे काफी कम आंकलन बताया गया। विधायक ने कहा कि इस वर्ष बिदालघाट ब्लॉक में भारी बारिश, ओलावृष्टि के चलते किसान को फसलों में काफी नुकसान हुआ, जिसमें सर्वे टीम ने केवल 15 से 20% की फसलों को नुकसान दिखाया गया है। पर यह आकलन काफी कम है, क्योंकि उन्होंने खुद मौके पर जाकर देखा और कई इलाकों में फसलों को लगभग 50% से अधिक नुकसान हुआ। इस पर कृषि मंत्री ने कहा कि वह सर्वे रिपोर्ट का आकलन करवाएंगे। कोशिश होगी कि किसानों को जल्द से जल्द राहत उपलब्ध कराई जा सके। परिवहन निगम के 41 परिचालकों को कनिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नति दी गई है। मंडलीय प्रबंधक ने आदेश जारी करते हुए सभी को 1 सप्ताह के भीतर नई तैनाती स्तर पर तैनाती लेने के लिए निर्देश दिए हैं। सोमवार को मंडलीय प्रबंधक पूजा जोशी की ओर से जारी किए गए आदेश में रियाजुल इस्लाम, महेश चंद्र जोशी, छत्रपाल सिंह, सतीश लाल, ईश्वर सिंह, राम प्रकाश यादव, विजयपाल सिंह, सुरेंद्र कुमार, नवीन चंद्र बिष्ट, जीवन चंद्र, नंदनलाल, प्रकाश भारत, महेश चंद्र, राकेश कुमार, प्रताप सिंह, ललित मोहन सती, राजकुमार सिंह, जगदीश नेगी, जगदीश पुजारी, अनिल कुमार, सुरेंद्र सिंह, पूरन सिंह राणा आदि को पदोन्नति दी गई है। साथ ही उन्हें आदेश जारी कर दिए गए हैं।
गौला नदी में खनन शुरू हो गया, लेकिन पहले खनन के लिए एक भी वाहन नहीं पहुंचा। खनन कारोबारियों ने प्रदेश में खनन नीति में बदलाव लाने तक गौला में खनन नहीं करने का ऐलान किया है। वहीं बेरी पड़ाव में भी प्रदर्शन किया गया। सोमवार को प्रशासन की ओर से आंवला चौकी, घोड़ा पड़ाव, बेरी पड़ाव और लालकुआं गेट को खनन निकासियों के लिए खोल दिया गया था। वन क्षेत्राधिकारी गौला चंदन सिंह, अधिकारी डीएलएम खनन हल्द्वानी वाईके श्रीवास्तव ने विधिवत शुभारंभ किया, लेकिन पहले दिन एक भी वाहन खनन को नहीं पहुंचा। गोला संघर्ष समिति के अलावा डंपर यूनियन अक्षय अध्यक्ष मनोज मठपाल, अरशद अयूब ने किसी भी हाल में खनन नहीं करने का ऐलान किया है। खनन कारोबारियों और डंपर स्वामियों के विरोध से प्रशासन की दिक्कत बढ़ गई है। गोला में खनन नहीं हुआ तो सरकार को एक दिन में करीब 1.5 करोड़ तक के राजस्व का नुकसान होने का अनुमान है। सोमवार को खनन कारोबारियों ने शीश महल गोला गेट के सामने प्रदर्शन कर सरकार की शुद्धि के लिए आह्वान किया। हल्द्वानी बीते दिनों मंसूरी में हुई चिंतन शिविर में मुख्य सचिव ने विभागों के बीच होने वाले खींचतान को खत्म करने के लिए सरकारी सिस्टम का हाल ये है कि प्रदेश के शीर्ष अधिकारी की बात को चंद दिनों में हवाई कर दिया जाता है। इसके उदाहरण 20-22 दिन से बंद काद गोदाम हेड़ाखान सड़क है। सड़क बंद होने से 120 गांव के लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा है। नेता व मंत्री तक निरीक्षण कर चुके हैं, मगर स्थायी सड़क बनाने की कवायद लोक निर्माण और वन विभाग के बीच कांगची खींचतान में फंस गई है। अभी तक नई सड़क निर्माण के बीच में आने वाले पेड़ों की गिनती नहीं हो पाई, जिससे सड़क का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हेड़ाखान मार्ग में भूस्खलन से क्षतिग्रस्त सड़क को दूसरी तरफ से बनाने की योजना है। मौजूदा सड़क से 2 किलोमीटर पहले सड़क का रुख बदला जाना है। लोक निर्माण, राजस्व और वन विभाग के अफसरों ने नई सड़क बनाने के प्रस्तावित क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण किया। वन भूमि में आ रहे पेड़ों की गिनती पर वन विभाग ने रिपोर्ट लोक निर्माण को देनी थी, लेकिन वन अफसरों का कहना है कि उन्हें पेड़ गिनने के कोई पत्र नहीं मिला, जबकि लोक निर्माण विभाग के संयुक्त अपर अफसर संयुक्त निरीक्षण के पत्र का हवाला देते हुए पेड़ गिने जाने के नियम की बात कह रहे हैं। बद्रीपुरा स्पोर्ट स्टेडियम में जिला स्तरीय खेल महाकुंभ जारी है। जिला युवा कल्याण अधिकारी प्रतीक जोशी ने बताया कि 5वें दिन सोमवार को बालिकाओं के अंडर 21 ताइक्वांडो प्रतियोगिता में 46 किलोग्राम भार वर्ग में भीमताल के बबीता, 49 किलोग्राम वर्ग में साक्षी बिष्ट, 57 किलो वर्ग में भावना और 53 किलोग्राम में हल्द्वानी की कांजल आर्या, 62 में चारू भट्ट ने पहला स्थान प्राप्त किया। बालिकाओं के अंडर 21 बॉक्सिंग में 45 से 48 किलोग्राम भार वर्ग में भीमताल की बबीता टमटा, 48 से 51 किलोग्राम भार में हल्द्वानी की खुशबू बिष्ट, 51 से 54 किलोग्राम भार वर्ग में मृणाल बोरा, 54 से 57 भार वर्ग में लता बिष्ट, 60-64 किलोग्राम भार वर्ग में ममता और 64 से 69 किलोग्राम भार वर्ग में लक्की राणा पहले स्थान पर रही। वहीं अंडर 14 फुटबॉल प्रतियोगिता बालिका वर्ग में हल्द्वानी विजेता व रामनगर उप विजेता बनी। अंडर 17 फुटबॉल बालिका वर्ग में रामनगर विजेता व हल्द्वानी उप विजेता रहा। क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी DN कांडपाल, कीर्ति वर्मा, अनिल गोपाल जोशी, नवीन चंद आदि मौजूद रहे। हल्द्वानी जिला विकास प्राधिकरण ने बगैर नक्शा पास कराए खड़ी की गई 600 से अधिक इमारतों में ध्वस्तीकरण की तलवार लटक गई है। प्राधिकरण का इन सभी को दोबारा नोटिस जारी करने की तैयारी में। यदि इसके बाद में नक्शा पास न कराए तो लाखों करोड़ रुपए खर्च कर बनाए गए इन भवनों का प्राधिकरण का बुलडोजर चलना तय है। प्राधिकरण गठन 2017 से अब तक जिले में अलग अलग जगहों पर बिना नक्शा पास कराए भवन बनाने के 894 मामले पकड़ में आए हैं। इन सभी से चालानी और सील की कार्रवाई की गई। 102 मामले प्राधिकरण से बाहर होने के कारण लंबित है। 54 में नक्शा पास कराया जा चुका है। वहीं 128 मामलों में फिलहाल DDA, उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव स्तर पर कार्रवाई चल रही है। लेकिन हैरानी की बात है कि 606 लोगों ने अपने भवन निर्माण का वैध कराने के लिए DDA में नक्शा पास कराने की फाइल अब तक लगाई ही नहीं है। उन्हें प्राधिकरण से पूर्व में नोटिस जारी किया गया, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे में प्राधिकरण ने दूसरा और अंतिम नोटिस जारी करने की तैयारी में। इसके बाद इमारतों को ध्वस्त किया गया। जिन 606 मामलों में दोबारा नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है, उसमें 400 से अधिक मामले व्यावसायिक और 200 के करीब आवासीय भवनों के, यानी कि लोगों ने बिना नक्शा पास कराए ही व्यवसायिक उपयोग के लिए इमारतें खड़ी कर दी। बिना नक्शा पास कराए गए भवन निर्माण करने की शिकायत मिलने पर प्राधिकरण की टीम मौके पर निरीक्षण करती है। संबंधित भूमि का खसरा नंबर तहसील से लेकर नापजोख की जाती है। प्राधिकरण की टीम ने रामनगर में अवैध कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई की। फलचट्टी घोषित क्षेत्र में बन रही वन कॉलोनियों की बिक्री, इन कॉलोनियों की बिक्री, खरीद फरोख्त और रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा बिना नक्शा पास कराए बनाई जा रही स्कूल की इमारतों को भी सील कर दिया गया। प्राधिकरण के संयुक्त सचिव ऋचा सिंह की अगुवाई वाली टीम ने शिकायत मिलने पर सोमवार को रामनगर के ग्राम गोरखपुर में बनाई जा रही विद्यालय की इमारत का निरीक्षण किया। नक्शा पास कराने से संबंधित दस्तावेज न दिखा पाने में निर्माण कार्य सील कर दिया गया। टीम ने ग्राम नया गांव चौहान में प्रीतपाल सिंह कड़ाकोटी द्वारा बनाई जा रही कॉलोनी की खरीद फरोख्त रोकने के लिए रजिस्ट्रार रामनगर को पत्र भेजा है।
नैनीताल पुलिस का महिलाओं और छात्रों को गौरा शक्ति ऐप से जोड़ने का अभियान जारी है। इस दौरान महिलाओं को ऐप से मिलने वाली सुविधाओं के अलावा उपयोगिताओं बताई जा रही है। इन दिनों पुलिस स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान के अलावा गांव-गांव जाकर महिलाओं और छात्रों को गौरा शक्ति ऐप से जोड़ने की प्रेरित कर रही है। उन्हें उत्तराखंड पुलिस ऐप डाउनलोड कर उसमें उपलब्ध सुविधाएं घर से ही लाभ उठाने के लिए बताई जा रही है। सोमवार को थाना अध्यक्ष मुक्तेश्वर कालाढूंगी, बनपुलपुरा, तेतलीताल ने विभिन्न कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों में कार्यक्रम हुए। कहा कि ऐप में मौजूद 100 बटन से किसी भी समय पुलिस को सहायता ली जा सकती है। ऐप में रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। एसएसपी ने बताया कि इनका लक्ष्य सभी महिलाओं को ऐप से जोड़ना है। कुमाऊं विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्र नेताओं ने आंदोलन शुरू कर दिया। छात्रों ने सोमवार को विश्वविद्यालय मुख्यालय पहुंचकर मुख्य गेट पर तालाबंदी की। शासन तथा विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी का कर रोष व्यक्त किया गया। धरने पर बैठे छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि तत्काल चुनाव को लेकर निर्णय नहीं लिया गया तो मंगलवार से विश्वविद्यालय मुख्यालय में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया जाएगा। यहां प्रदर्शन के दौरान कई कामकाज भी प्रभावित रहे। सोमवार को विभिन्न स्थानों से पहुंचे छात्र नेता मुख्यालय में एकत्रित हुए। छात्र नेताओं ने कहा क्या नाराबाजी करना शुरू कर दिया। वहीं मुख्य गेट के ठीक सामने धरने में बैठ गए। यही नहीं, छात्र नेताओं ने मुख्य गेट में ताला भी जड़ दिया। छात्रों ने कहा कि पिछले 2 वर्षों से विश्वविद्यालय कॉलेज में चुनाव नहीं हो रहा, जबकि कोविड के बाद शासन की ओर से विधानसभा चुनाव करा दिया गया, लेकिन छात्र संघ चुनाव के लिए अब तक कोई भी निर्णय नहीं किया गया। जिसके बाद छात्रों ने कुल सचिव दिनेश चंद्रा का घेराव कर एक बार फिर अपनी एक सूत्री मांग दोहराई। कहा कि छात्र राजनीति छात्रों के हित के लिए है। ऐसे में छात्रों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मल्लीताल कोतवाल प्रीतम सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे पुलिस ने छात्रों को अनावश्यक गेट बंद करने तथा हंगामा करने से रोका। यहाँ शुभम बिष्ट, करण दनाई, कंचन भट्ट, ऋतिक, सूरज शाह, संजय जोशी, भास्कर भट्ट, रवि बिष्ट, जतिन भोला आदि मौजूद थे। पिथौरागढ़ धारचूला भारत नेपाल के बीच सोमवार को विवाद और बढ़ गया। सोमवार को नेपाल की तरफ से हुई पत्थरबाजी से आक्रोशित धारचूला के व्यापारियों ने सोमवार सुबह एसएसबी के जवान को पुल नहीं खोलने दिया। इससे दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग फंस गए। व्यापारियों का कहना था कि पत्थरबाजियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए तभी पुल खुलेगा। हालांकि बाद में प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के पर व्यापारी मान गए। धारचूला का झूला पुल सामान्य तौर पर सुबह 6:30 बजे खुल जाता है, लेकिन सोमवार को पुल खुलने से पहले ही बड़ी संख्या में व्यापारी सीमा पर पहुंच गए और एसएसबी को रोक लिया। करीब 2.25 घंटे तक सुरक्षाकर्मी प्रदर्शनकारियों को मनाते रहे, लेकिन व्यापारी नारेबाजी करते रहे। व्यापार संघ अध्यक्ष भूपेंद्र थापा ने कहा कि नेपाल के कुछ अराजक तत्व बार-बार दुस्साहस कर रहे हैं, उन्हें अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाद में एसडीएम दिव्य सास ने व्यापारियों को भरोसा दिया कि जल्द नेपाली अफसरों से मिलकर विवाद का स्थायी हल निकाला जाएगा। इसके बाद करीब 840 पर व्यापारी पुल खोलने को तैयार हुए। रुद्रपुर डीआईजी कुमाऊं और एसएसपी उधम सिंह नगर की अपराध समीक्षा बैठक से बिना सीओ की जानकारी ले गैर हाजिर रहने वाले 4 उप निरीक्षकों को एसएसपी ने तत्काल प्रभावित लाइन हाजिर कर दिया है, जबकि कुंडेश्वरी चौकी में तैनात सेकंड इंचार्ज को साल भर में कोई भी निरोधात्मक कार्रवाई न करने पर ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में लाइन हाजिर किया गया है। सोमवार को डीआईजी कुमाऊं रेंज डॉक्टर नीलेश आनंद भरणे काशीपुर सर्किल में बैठक ली। इस दौरान काशीपुर रेंज के उप निरीक्षक नवीन बुधानी, सुप्रिया नेगी, संतोष देवरानी व सुभाष जोशी अनुपस्थित रहे। एसएसरी उधम सिंह नगर डॉक्टर मंजूनाथ टीसी ने बताया कि चारों किसी भी सीओ सर्किल को बताए गैर हाजिर रहे। इनका कोई स्पष्ट कारण भी नहीं बताया गया। ऐसे में चारों को ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने में तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया। एसएसपी ने बताया कि बैठक के करीब जब निरोधात्मक कार्रवाई की समीक्षा की गई तो जानकारी मिली कि कुंडेश्वरी चौकी में तैनात सेकंड इंचार्ज प्रदीप पंत ने 1 साल में एक भी निरोधात्मक कार्रवाई नहीं की, जबकि करीब 1.5 साल से वहां तैनात है, जिसे तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया। रानीखेत तहसील के सुदूरवर्ती गांव दैना में व्रत को निवाला बनाने वाले गुलदार का एक आतंक आखिर समाप्त हो गया। सोमवार को रात शिकारी ने आदमखोर गुलदार को ढेर कर दिया। 29 नवंबर को दैना गांव में मवेशी चराने के 65 वर्षीय मोहन राम को गुलदार ने मार डाला था, जिसके बाद वन विभाग ने गुलदार को आदमखोर घोषित करने के साथ उसे पकड़ने के लिए गाँव के पास 2 पिंजरे लगाए थे। साथ ही गुलदार की मूवमेंट पता करने के लिए ट्रैप कैमरे भी लगाए गए थे। मुरादाबाद से पहुंचे शिकारी राजीव सोलोमन सहित वन विभाग की टीमें गुलदार की रेकी के लिए क्षेत्र में लगातार गश्त कर रही थी। बुध को व्रत को मारने की घटना के बाद बीने रविवार को शाम पहली बार गुलदार की मूवमेंट टीम को मिली, जिसके बाद सोमवार को गुलदार को मारने के लिए मचान बनाया गया। उधर देर शाम शिकारी राजीव ने गुलदार को गोली मारकर ढेर कर दिया। उन्होंने बताया कि गुलदार मादा है। वन क्षेत्राधिकारी मनोज कुमार लोहनी ने बताया कि गुलदार को पोस्टमार्टम के लिए अल्मोड़ा भेजा गया है।